सभी को नमस्कार। आज का सेशन स्पेशली रीट के बच्चों के लिए। कुछ मुंह में इन्फेक्शन है, इस वजह से मैंने मास्क लगा रखा है और मैं बोलने में भी तकलीफ है, एकदम क्लियरली बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे लगा कि ये सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर 15 दिन बचे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हमने कई रीट परी एग्ज़ाम दी, मतलब कई कोचिंगों की, और उनको देने के बाद कॉन्फिडेंस और भी लूज हो गया। तो मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा शायद जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हों। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन हो और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हो, और मुझे ऐसा लगे कि भाई मुझे अब अपना बेस्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा उस समय। तो उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों तक? एक तो आपने किसी भी कोचिंग का रेट का एग्जाम दिया हो और उसमें नंबर कम आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उनका लेवल अलग हो, बोर्ड का लेवल बहुत अलग आता है। और लेवल के लिए मैं कुछ क्लियर बातें बता दूं आपको कि आरबीएससी बोर्ड का जो रीट का पेपर यदि आपने लास्ट वाले देखे हो तो कंप्लीटली जो है वो ब्लू प्रिंट बेस पे आता है। अब ब्लू प्रिंट बेस आपने जाना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम होती हैं कंप्लीटली उसी के लेवल पे पेपर आता है। अब जैसे मैं एक साइकोलॉजी की बात करूं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कैसा क्या पेपर आता है, साइकोलॉजी का पेपर कैसा आता है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इन बिंदुओं से प्रश्न आएंगे। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट का भी एनालिसिस कीजिए, चाहे आप एसएसटी से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप लेवल फेस्ट से हो। आप ईमानदारी से उन पेपरों का एनालिसिस करने के बाद आपके ये समझ में आएगा कि सर यदि मैं इन चीज़ों को देखूं या इन चीज़ों को तैयार करूं तो बहुत बेटर तरीके से मैं 15 दिन में वो टॉपिक पढ़ सकता हूं जहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। मतलब हर बात जरूरी नहीं है कि तुम पैनिक हो जाओ और तुम ये लगे कि सर मैं अब ये पढ़ लूं क्या वो पढ़ लूं, कुछ नहीं पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई लोड नहीं लेना। आप बहुत रिलैक्स मूड में भी पेपर देने जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। मैं आप साइकोलॉजी की बात करूं, सीडीपी की बात करूं, मैंने सब पेपरों का एनालिसिस किया है। मैं एनसीईआरटी आपको करवा रहा हूं, कंप्लीट एनसीईआरटी आती है। और एनसीईआरटी में भी क्या आता है कि विकास के सिद्धांत पे प्रश्न आ गया, पियाजे पे प्रश्न आ गया, कोहलबर्ग पे प्रश्न आ गया, फ्राइड पे एक प्रश्न आ गया, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रश्न फिक्स है, व्यक्तित्व में प्रेक्षेपी विधि और व्यक्तित्व की टाइप अप्रोच पे प्रश्न फिक्स है, बाकी पे आए नहीं आए। अभिप्रेरणा पे एक प्रश्न आता है, वो प्रकार के ऊपर प्रश्न आ रहा है। निर्मितवाद पे एक प्रश्न आ रहा है, चिंतन में क्रिएटिव चिंतन से रिलेवेंट एक प्रश्न आ रहा है, समस्या समाधान के ऊपर लगभग एक प्रश्न आ रहा है, उसके सोपान के ऊपर प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक पे दो प्रश्न आ रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ प्रकार पे एक प्रश्न आ रहा है, समायोजन डिफेंस मैकेनिज्म पे एक प्रश्न आ रहा है, स्टर्नबर्ग बुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर थॉर्नडाइक बुद्धि का सिद्धांत, निष्पादन परीक्षण और बुद्धि के सूत्र के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है। एनईपी 2020 रिट 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यदि मैं एक पार्ट मैंने डाल दिया था, दूसरा पार्ट में डाल दूंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे करवा दूंगा कि आपके एनईपी 2020 पूरा समझ में आ जाएगा। 3-4 दिन की तकलीफ है, शायद बुधवार या गुरुवार तक काफी रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद मैं जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी उसको भी बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। मुझे लगता है कि सीडीपी को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरटी 2009 का 1% फिक्स है, एनईपी के 2% फिक्स है, बाल कल्याणकारी योजना का प्रश्न फिक्स है 1 या 2, ठीक है। मूल्यांकन के ऊपर एक प्रश्न आएगा जो आपके सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड में भी आपके लिए फायदेमंद है। क्रियात्मक अनुसंधान एनसीएफ 2005 में से कई पेपरों में प्रश्न पूछ लिया गया, कई में नहीं आया, बट दोनों बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ के जाना है। मतलब जो मैंने एनालिसिस किया कि सीडीपी में यहां से प्रश्न आ रहे हैं, आप ऐसा ही एनालिसिस पर्यावरण में भी कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट में भी कीजिए। और आरबीएससी का जो ब्लू प्रिंट है उससे आपको एक बिंदु भी हटना नहीं चाहिए। राजस्थान बोर्ड की किताबें जो आपने छठी सातवीं आठवीं की किताबें हैं उनको एक बार सशरी तौर पे जरूर निकाल के जाओ। शब्दावली जो आएगी वो कंप्लीटली वहीं से आएगी। अब अनावश्यक पैनिक हो जाओ कि सर मेरा रिट नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
डर जाना पहले परीक्षा से पहले सबसे गंदा होता है। तो मैं आपको कुछ यही कहूंगा कि जो आपने पढ़ रखा है उसी को थोड़ा सा एक बार दोबारा से पॉजिटिवली पढ़िए। कोई भी ये जो पीडीएफ आ रही हैं टेलीग्राम पे, प्रश्नोत्तरियां करवा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा वहां से आएगा, ये नोट्स पढ़ लीजिए, ये नई नई आ रही हैं, इन सब से दूर हो जाओ। मैं तो ये कहता हूं कि मैराथन क्लासेस से भी दूर हो जाओ, जबकि मैं खुद भी आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूं, उसके बावजूद मैं पहला बंदा हूं जो ये कह रहा हूं कि यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो उस टॉपिक को सेल्फली पढ़ो आप। और कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो राजस्थान बोर्ड की किताबों को एक बार सरसरी तौर पे निकाल लो। मैं कह रहा हूं कि रेट में 70 से 80% नंबर तुम्हारा यूं ही आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको करके आना है, बस थोड़ा सा पेपर हल करने का तरीका आना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा ओमार सेट के ऊपर अभ्यास कर सकते हो। हम भी रीट के लिए 5 पेपर करवा रहे हैं कंप्लीटली, और सिर्फ 99 रुपीज में करवा रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट के, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब आएगी। 99 रुपए में 5 टेस्ट करवा रहे हैं। आपने एक टेस्ट दिया होगा 99 में, हम 5 करवा रहे हैं। 12 फरवरी को, 14 फरवरी को, 16 फरवरी को, 18 फरवरी को और 20 फरवरी को। आप दे सकते हो देना चाहो तो, अन्यथा कोई बात नहीं है, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो कंटेंट तुमने पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए तुम ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे थे, ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और अचानक से तुम्हारे दिमाग में आ गया कि सर हमें पढ़ना है, हमें कुछ चीजें अभी देखनी है, तो कोशिश करो कि जो कंटेंट आ गया और जो मेन टॉपिक है, अब जैसे मैंने इसको लेकर एक सीडीपी को लेकर बनाया, ऐसे ही आप सब्जेक्ट में जो टीचिंग मेथड का पार्ट होता है उसको एक मैराथन में भी करवा दूंगा, उसमें 50-100 क्वेश्चन। बट टीचिंग मेथड के बहुत इजी प्रश्न होते हैं और हमेशा पीवाईक्यू बेस आते हैं। टीचिंग मेथड को मत छोड़िए, 10 से 12, 15% जो भी आता है उनको देख लीजिए। और एक दो टॉपिक, 4 टॉपिक ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के अंतर्गत जहां से प्रश्न बहुत आता है, उनकी राजस्थान बोर्ड वाली किताब का पाठ जो है एक बार देख के चले जाओ। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर जो गलतियां तुम लोग नॉर्मली कर रहे हो कि सर मॉडल पेपर लेके आ जाएं, क्या मॉडल पेपर से प्रश्न आ जाएं, कोई गारंटी नहीं होती। मॉडल पेपर नॉर्मल होते हैं, कोई मेहनत करने वाला अलग चीज है, जैसे हमने भी आरबीडी से निकाले हैं मॉडल पेपर, एक अलग चीज है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं कि मॉडल पेपर यदि कंटेंट आपका नहीं पढ़ा तो आपको मॉडल पेपर नहीं निकालने चाहिए। आपने कंटेंट पढ़ रखा है, आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, उसके बाद आप मॉडल पेपर निकालते हैं तो बढ़िया है, अन्यथा मत पढ़िए। बेटा एनईपी 2020 के मैं करवा दूंगा आपको। एनईपी 2020 चाहे 1 मिनट ही समझ में नहीं आई हो, मैं उसके 15% ऐसे करवा दूंगा जिसमें से आपका प्रश्न आ जाएगा 100%। टेंशन मत लो, चीजों को लेकर बोझ मत बनाओ कि सर अब क्या करूंगा, कैसे होगा, सब चीजें हो जाएंगी। थोड़ा सा आसान बनाओ। मैं तो हर चीज को इस नजरिए से देखता हूं, क्या लाइफ में हर चीज पॉसिबल है। मैं यदि आज 0% पे हूं कि मुझे रिट देना है, तो मैं सबसे पहले उस चीजों की पहचान करूंगा कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ये वो टॉपिक हैं जो प्रश्न अवश्य देके जाएंगे, मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा और 100% मैं उनको 15 दिन में इतना अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा और इतनी पॉजिटिविटी लेके आऊंगा कि मैं जब जाऊंगा 27-28 को तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये हर बच्चा ला सकता है। तुम अब रोने बैठ जाओ कि सर अब नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए सर मेरा स्कोर ही नहीं बन रहा है। यार हर कोचिंग का अपने तरीके हैं, कोई आपको डरा सकता है, लेकिन तुम डर के बैठ जाने से बेटर है कि उन चीजों को पढ़ो, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इन चीजों को आप देखिए। सोशल मीडिया इस समय बहुत नेगेटिविटी फैलाएगा आपको, जितने सारे टीचर्स हैं पता नहीं कोई क्या कहेगा, यहां से आएगा कोई, तो इन चीजों से बचिए, कोई मतलब नहीं है इन चीजों में। जितना बेटर हो सकता है अपने आप को एकांत में बैठा कर जो टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। नया मत पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने जो पहले पढ़ा है उसी को ही पढ़िए। नया टेस्ट सीरीज या नई कोई भी चीज जो है, नई पीडीएफ फाइल्स वगैरह को देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई करंट तो आपके आता नहीं है, आपका वही सेम सिलेबस है, वही राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, उन्हीं में से पूरा पेपर आना है। तो फिर अनावश्यक रूप से क्यों परेशान होते हो कि सर हम उसके नोट्स देख लें, वो करवा रहे हैं तो उसका देख लें। अब 4 पेपर दोगे, 5 दोगे, 7 दोगे, आपके अंदर नेगेटिव आएगा, वो ज्यादा बेटर है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जो चीजें कर रहे हो उनको अच्छे से कीजिए। ये मेरी आपके लिए राय है। कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती है, आप सबसे बड़े होते हो और आप अपने आप को बड़ा मान के चलिए। इंसान यदि खुद चाहेगा कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तो वो आदमी बहुत कमजोर बन जाता है।
लाइफ में खुद को ही साथ देना पड़ता है। कोई धीर सिंह धावा बन के नहीं आएगा कि बेटा मैं तुझे मोटिवेट करता हूं। मैं कहता हूं हर समय अपना साथ खुद दो, अपने साथ खड़े हो जाओ कि मुझे चीज करनी है और हर हाल में करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लाइफ बहुत आसान बन जाती है। अन्यथा हम पीड़ा ले लेके, परेशानियां ले लेके, अनावश्यक प्रेशर ले लेके अपने आप को खत्म कर दोगे। अभी तो तुम्हें रीट के बाद बहुत सारी एग्जाम देनी है, ग्रेड थर्ड भी देना है, ग्रेड सेकंड भी देना है। तो ये इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको लेकर अनावश्यक प्रेशर लेकर और अपनी ऊर्जा को खर्च करना शुरू कर दो। कोई सवाल हो तो आपके बताओ। मैंने जो साइकोलॉजी के आपको सीडीपी के जो बिंदु बताए उनको देख लीजिएगा, प्रश्न वहीं से आएगा। मेगा टेस्ट जो मैं 5 करवा रहा हूँ, साइकोलॉजी प्लस सब्जेक्ट हिंदी वगैरह सबके, उसमें भी मैं साइकोलॉजी के जो 5 पेपर होंगे उनमें देख लेना। पूरा एग्जाम पैटर्न जो हम फॉलो करेंगे, कोई आपको डराने का प्रयास नहीं किया जाएगा। केवल ये कोशिश है कि आपको थोड़ी सी एक मदद मिले कि सर ऐसा सा पेपर आता है, और कुछ नहीं है। और ना पेपर बहुत हार्ड आता है ना बहुत आसान आता है, एक मीडियम पेपर आता है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको ये हल करने का तरीका आना चाहिए कि कोई भी पेपर को अपन देखते हैं तो हल कैसे करें। ऐसे नहीं कि डर गए अपन। जो पार्ट आपको सबसे बढ़िया तरीके से आता है उसको आप तैयार कीजिए, उसको सबसे पहले हल कीजिए, आराम से रिलैक्स मूड से चीजों को को रिलेवेंट करते हुए पढ़ते जाइए, टुकड़ों में बांट के पढ़िए, ठीक है। तो उससे चीज क्या है, पेपर आपका बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ाई बहुत अच्छे कर लेते हैं लेकिन पेपर हल करने का तरीका नहीं आता, उस वजह से फेल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मस्त रहना है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया तरीके से आप चीजों को कर लोगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। और कोई सवाल हो आप लोगों का तो बताएं, मैं जिसका जवाब दे पाऊं और आप लोगों को कहेंगे मदद कर पाऊं। बताएं। रिट हल कैसे करें इसको लेकर एक सेशन और कर लूंगा। पिछले साल क्वेश्चन देखा तो सर क्या प्लीज रिप्लाई दो ना। पिछले साल के क्वेश्चन देख सकते हो आप, और स्पेशली 2022 वाले देख लो, बाकी मत देखो। हर साल बोर्ड का पेपर नए लोगों से बनाया जाता है, तो लेटेस्ट वाला पेपर देख सकते हो सकता है इस बार और डिफरेंट आए, बट आएगा बोर्ड की बुक्स के बेस पे। देखो, डर लगना स्वाभाविक है। मैं मुझे भी डर लगता है परीक्षा के नाम से, लेकिन मैं डर के और अपने एनर्जी को खराब कर लूं, मैं अपने पेपर को खराब कर लूं, ये मूर्खता है। डर को खत्म करने का तरीका यही है कि एक्शन लो, और जो चीजें, जो टॉपिक तुम नहीं पढ़ पाए उनको पढ़ लो हल्का सा। पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ा जाता है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमने 60 से 70% सिलेबस भी कवर कर लिया ना, तो तुम रिट में आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। एक चीज याद रखना। टीचिंग मेथड कैसे प्रिपेयर करें बेटा? टीचिंग मेथड आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो टीचिंग मेथड में एक काम कर लो कि आप ओल्ड जो क्वेश्चन है ना वो कर लो। जैसे कि मूल्यांकन वाला टॉपिक मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा दिया है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसकी मुख्य शिक्षण विधियां उनको तैयार कर लो, ठीक है। निदानात्मक उपचारात्मक 1% फिक्स आता है तो वो तैयार कर लो। तो ज्यादा सब्जेक्ट का जो एनसीएफ 2005 के अनुसार उद्देश्य है वो हल्का सा देख लो। कोई बहुत बड़ा इसको नीचे दबने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या होगा। और कोई बड़ी चीज नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेट सामग्री, इंटरनेट पे मिल जाएंगे क्वेश्चन PYQ। और कोई भी मार्केट में बहुत सारी बुक हैं टीचिंग मेथड की जो आपको मिल जाएंगी। टेस्ट ऑनलाइन होगा बेटा, साइकोलॉजी वाली जो 5 टेस्ट करवा रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन होंगे। ये सिर्फ ऑनलाइन होंगे, और इसका टाइम टेबल भी हमने बनाया था एक। ये ऑनलाइन होंगे, आप दे दीजिएगा ना। ये हैं शायद 12 फरवरी, 14 फरवरी, 16 और 18 और 20 फरवरी को ये 5 टेस्ट हम करवा रहे हैं कंप्लीट सिलेबस के बेस पे। आप ये देख सकते हैं। ये लेवल SST में भी सेम है, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 16, 18 और 20 फरवरी को कंप्लीट सिलेबस। और ये साइंस के लिए हैं 12, 14, 16, 18, 20, 3 बजे से 5:30 PM के बीच में होंगे टेस्ट, ठीक है। लेवल फर्स्ट का मैंने बता दिया था शुरुआत में, देख लीजिएगा। और कोई विशेष बताओ, 10 दिन में रिट की तैयारी क्या हो सकती है बेटा? देखो, तैयारी 10 दिन में नहीं हो सकती, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, अब आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है। अब आपको उसको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में उतारना है। बहुत बार होता है कि मैं एक पेपर देने गया जिसका मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि यार अपने पास खोने को कुछ नहीं है, लगे हुए हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। मैं यूं ही देना गया और वो पेपर मेरा हो गया, जबकि हो सकता है उस पेपर की तैयारी बहुत सारे, एक ऐसा पेपर था जो हमारे एजुकेशन से रिलेवेंट था, लेकिन वो मैंने सच में नहीं पढ़ा। तो जिंदगी में हमेशा ये नहीं होता है कि आप बहुत पढ़ के जाएं तब पेपर अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपको खोने का डर नहीं हो ना,
तब आपका पेपर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। और कुछ तरीके होते हैं जो पेपर हल करते समय आपको यूज करने चाहिए। आप बहुत आराम से, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां नहीं आते हुए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पढ़ा सब कुछ है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, हमने सब्जेक्ट की, साइकोलॉजी की, टीचिंग मेथड की भी, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ रखा है। बस ये है कि अब आप उसको एग्जाम हॉल में जाके उतारते कैसे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मत कहिए कि 10 दिन में हम पढ़ सकते हैं, 10 दिन में कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन पहले जो पढ़ा हुआ है उस ज्ञान को आप एग्जाम हॉल में उतारोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट। आपके शायद 19 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आने के बाद और प्रेशर फील करोगे आप। तो ये तो ऐसा प्रेशर है, यदि लोगे ना तो ये आपको डैमेज कर देगा। और एक यूं लोगे कि यार ठीक है ना यार, पात्रता एग्जाम है, दे के आना है, हो जाएगी यार, एक इस रूप में लेके जाओ तो ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स आएगा, मेरी तुम आपको ये कहना है। बाकी आप कितना भी नेगेटिव प्रेशर ले सकते हो। और मैं करवा दूंगा अभी 2 या 3 दिन की बात मान लो, 2 या 3 दिन में शायद मेरा ये इन्फेक्शन हो जाएगा। टेस्ट अवनी एजुकेशन ऐप पे होंगे बेटा, ये जो ऑनलाइन होंगे। 140 प्लस कैसे लाएं? 140 प्लस लाने का तरीका ये कि आपने यदि मेहनत की है, सब्जेक्ट पढ़ा है, तो 140 प्लस आ जाएंगे। दूसरा, पेपर हल करने का तरीका आपको अच्छा आना चाहिए। वो मिस्टेक मत करो जो एक मार्केट का बच्चा करता है, जो आज इसका टेस्ट दे रहा है, कल उसका दे रहा है, फिर उसको तुलना कर रहा है, फिर टेंशन में आ रहा है, ठीक है, फिर डर रहा है। उस बच्चे का कुछ नहीं होना। जो कॉन्फिडेंस से चीजों को करेगा वो चीजें आराम से कर लेगा। जिसके पास अपना कंटेंट है, उसी कंटेंट पे बिलीव रख रहा है, उसी को बार बार पढ़ रहा है। थोड़ा सा उसको पढ़ने का, समझने का, प्रश्नों की प्रकृति को समझने का तरीका उसको पता है, तो बच्चा आराम से बहुत अच्छा कर सकता है, याद रखना। क्रियात्मक अनुसंधान मैं डलवा दूंगा यूट्यूब पे, और बाल कल्याणकारी योजनाओं पे भी मैं एक सेशन करूंगा। और एनसीएफ 2005 का भी एक सेशन करूंगा, जो अपनी एनसीईआरटी वाली जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी अवनी एजुकेशन ऐप पे, उसमें टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा। और उसमें जो प्रश्न लेके आऊंगा उससे टॉपिक, आपके जो 5 यूनिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रीट में, आईसीडीपी में, तो वो समझ में आ जाएगी आपके। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। महत्वपूर्ण बातें यही हैं। पहली चीज, इस समय जितना जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं पे विश्वास रखें, उन्हीं को बार बार रिपीट करें। नंबर 2, मॉडल पेपर आपने यदि कोर्स कर लिया है तो आप लाइए, अभ्यास कीजिए, अन्यथा मत लाइए। प्री रीट उस एग्जाम का या उस कोचिंग का दीजिए जो वास्तव में बहुत एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर से आप प्री टेस्ट सीरीज के आधार पे ऐसे ऐसे लोगों से पेपर बना लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो जो प्री टेस्ट आपने दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होगा जब 27-28 को आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वो दिन आपका बहुत अच्छा होना, आपका एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, आरबीसी बोर्ड की जो किताबें हैं उनको एक बार, यदि अभी तक भी नहीं पढ़ा तो एक बार सरसरी तौर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आरबीसी बोर्ड की किताबों से जरूर देख के जाइए, और टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। बाकी चीजों को मत पढ़िए, जैसे मैंने सीडीपी में आपको चीजें बताई हैं कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये लगभग रीट का पैटर्न है, तो उन चीजों को जैसे अपने सब्जेक्ट में, अपने टीचिंग मेथड में फॉलो कीजिए। जहां तक हो सकता है पीवाईक्यू आपके दिमाग में होने चाहिए, और पीवाईक्यू आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इस समय आप मदद ये ले सकते हो कि आप अपना कोई साथी है जिसको कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है, तो आप उसकी हेल्प लीजिए और उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब एग्जाम पास में आती है तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। आप उस समय नेगेटिव और डर के साथ आगे बढ़ रहे हो, डर आपके लर्निंग पावर को खत्म कर देता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस समय, और टाइम मैनेजमेंट की कहानी इतनी होती है कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं, मान लीजिए आपने 70% सिलेबस किया है, तो आप उस 70% को ही रिवाइज कीजिए बार बार। अब आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए, नया पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। अब एनईपी 2020 है, अब एनईपी 2020 में आपको 20 मिनट में ऐसा सा बता सकता हूं कि यहां ऐसे प्रश्न आते हैं, इन चीजों को आपको देखना है। तो वैसे ही समझ अपने हर टॉपिक में बनाओ, जो मुझे समझ है वो आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा पूरे पेपरों का एनालिसिस करके अपने पाठ्यक्रम में उन टॉपिक्स को चुनिए जो लगता है कि जहां से प्रश्न आएगा, और उनको अब लास्ट टाइम में हल्का सा एक बार देख लीजिए। ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई प्रश्नोत्तरी वगैरह का और इनका कहीं भी अनावश्यक रूप से समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं मैराथन के नाम पे भी समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा, बट फिर भी मैं कहता हूं तुम सेल्फ पढ़ सकते हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरी कुछ बातें थी, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएगा।
एक सबसे बड़ी चीज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो 800 के तक शायद पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। ठीक है ना। 20 या 30 बच्चे कम थे शायद इसमें, वो हो गए होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा आपका प्रेम और सहयोग मिला है मुझे कि ऐड भी मैंने बंद कर दिए थे यूट्यूब से, मैं 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐड आएंगे उससे आपको डिस्टरबेंस होगा। और आप लोगों ने इतना प्रमोट किया है, अपने दोस्तों में इतना शेयर किया है इस चैनल को कि बिना किसी विज्ञापन के आज 800 के तक ये चैनल पहुंचा है। ये मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेट कर रहा है आप लोगों के लिए कि मैं और बहुत अच्छा करूं आप लोगों के लिए। तो आज के 800 के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद 15 या 20 बच्चे कम हैं इसमें, वो भी थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और एनसीईआरटी वाली जो चीज़ें हैं वो मैं करवा दूंगा। और ये जो 5 मेगा टेस्ट होंगे इनको भी मैं यूट्यूब पे मेरे साइकोलॉजी वाले जो हैं वो एक मैराथन के नाम से वैसे लगातार करवा दूंगा, जिससे आपके दिमाग में पूरा एक सीडीपी का रिवीजन हो जाए, साइकोलॉजी का जो है वो रिवीजन हो जाए कि अ, हमने अच्छे से पढ़ लिया सर। ओके। विशेष शिक्षक के बारे में देखो चर्चा है कि हो जाएगा शायद जल्दी, जिसका जन्मदिन है उसको शुभकामनाएं। ओके, एक कम है क्या? अच्छा, हो गए पूरे 800 के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सबको। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, मैं तो कभी बोलता भी नहीं हूँ कि इसको शेयर कीजिए वो कीजिए, बट आप लोगों ने संभव बनाया है ये 800 के लिए। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबको कि ये 8 लाख का परिवार जो आप लोगों ने किया है ये बहुत जल्दी 1 मिलियन में बदल जाएगा। 2 लाख कम है, तो 1 मिलियन का परिवार बहुत जल्दी हमारा ये बन जाएगा। कोरोना काल से हमारी ये शुरुआत थी, घर से स्टार्ट किया था, बट फिर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। इसलिए किया कि आप लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं रोक नहीं पाता हूँ, कई बार मैं 4-5 दिन से घुटन से महसूस कर रहा था, कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ। आज हिम्मत करके मैंने कहा चलते हैं, देखा जाएगा, दर्द होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच।